हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न भाई भूमि सर। आज हम सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें मैं आज अब क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार पढ़ेंगे और जो शिक्षा समिति एवं शिक्षा आयोग है, ठीक है, जो भारत के स्वतंत्रता के पूर्वज जो बनी शिक्षा समिति आयोग है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बुनियादी शिक्षा पढ़ेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ेंगे, ये क्या होता है, और बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, अधिगम अक्षमता क्या होता है, इससे क्या इसका विकार क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, टीएलएम पढ़ेंगे, शिक्षण की विधि पढ़ेंगे, समाजीकरण पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम मापन, मूल्यांकन और आकलन को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्या है, माइंड मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा विकास के बारे में पढ़ेंगे, चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, और मोस्ट एमपी क्या है, टैग वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और मेन बात क्या है, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, जब भी आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊं, तो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे राइट टू एजुकेशन 2009 को देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से बातें हुई, कौन कौन सी धाराएँ हुई, जिसके अंतर क्या क्या बातें हुई, वो देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आरटी 2009 के बारे में देखेंगे। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा क्या है, अनुच्छेद 21 से क्या है, अनुच्छेद 21 से के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया है। कब किया है, किसमें किया है, 86वें संशोधन अनुच्छेद का किसमें, 21 से, इसे याद रखना, और किसमें, उनके 21 के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों में क्या किया है, मुफ्त शिक्षा के लिए प्रावधान किया है। ठीक है, इसको प्रभावी बनाने के लिए 14 अगस्त 2009 में लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, जो कब लागू हुआ, पूरे देश में कब लागू हुआ, इसे भी याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। क्या है, RTET ऑफिशियल, इसका क्या नाम है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड क्या है, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या है, धारा 12 के बारे में पढ़ेंगे कि धारा 12 के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया गया है। आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट, 25% सीट किसके लिए होता है, गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है, जो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रावधान करते हैं। ठीक है, इसे भी सीटेट में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, तो सभी जो धारा दी है, ठीक है, उसे देखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे धारा 13 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर, जैसे कोई निर्धारित शुल्क है, ठीक है, उसे 10 और जैसे 25% छूट दिया है, तो जैसा निर्धारित हुआ है वैसे ही ले रहा है, तो ठीक है, तो क्या करेगा, धारा 13 के अनुसार क्या होगा, उसमें 10 गुना जुर्माना देना होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, धारा 14 के बारे में देखते हैं। किसी बालक के आसपास जन्म प्रमाण पत्र ना हो, किसी बालक के पास क्या ना हो, जन्म प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में क्या होगा, विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उन्हें विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थगित नहीं करेगा, वहाँ विद्यालय में अवश्य करके क्या करेगा, वहाँ एडमिशन लेगा, वहाँ प्रवेश लेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं धारा 15 के अंतर्गत। धारा 15 में क्या बताया है, जो बच्चों की शैक्षिक वर्ष है, ठीक है, बच्चों की शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में क्या है, प्रवेश दिया जाएगा, किसके अंतर्गत, धारा 15 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 16 के अंतर्गत क्या है, धारा 16 के अंतर्गत है जो स्टूडेंट को ना तो क्लास में रोका जाएगा, ना ही किस में विद्यालय से निकाला जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट धारा क्या है 2017। इसे वेरी वेरी आईएमपी लगा लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी लगा दीजिए। ये भी बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है कि जो बच्चों की शारीरिक दंड देना है और प्रताड़ित करना मना है, किस धारा के अंतर्गत है, धारा 17 के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे धारा 24 के अंतर्गत क्या होता है, जो शिक्षकों का कर्तव्य होता है, ठीक है। शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, उसे सही राह दिखाना, अच्छा उनके जो त्रुटियां हैं उनको सुधार करना, ठीक है, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है धारा 27 देखते हैं। इसके बाद क्या है धारा 27 में क्या है, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षक को गैर शैक्षणिक में नहीं लगाया जा सकता, वो गैर शैक्षणिक में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। कौन से कंडीशन में लगाया जाएगा, जैसे जनगणना हो, चुनाव हो, आपदा प्रबंधन हो, ठीक है। आपदा प्रबंधन मतलब जो जिस टाइप का महामारी आता है, ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना का काल है, तो क्या है इस टाइप के आपदा में क्या करेगा, शिक्षक की ड्यूटी लगेगी। उसके बाद इसके अलावा 3 के अलावा और किसी में गैर शैक्षणिक में उनकी ड्यूटी नहीं लग सकती, ठीक है। इसके बाद धारा 28 में बताया है, धारा 28 को पढ़ते हैं। धारा 28 में क्या है, जो शिक्षक होता है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार क्या है, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होता है, 30 अनुपात क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसी अनुसार जो उच्च प्राथमिक शाला है, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होता है, 35 अनुपात 1 होता है, ठीक। इसी अनुसार हम देखेंगे आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या कितना है, 200 है, कितना है सदस्य 200 है, तो विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात कितना होगा, 40 अनुपात कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी अनुसार क्या है, जैसे प्राथमिक स्तर में 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है कि एक प्रधान अध्यापक रहेगा और 5 विषय शिक्षक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह का न्यूनतम कार्य कितने घंटे होते हैं, 45 घंटे होते हैं, ठीक है। इसी अनुसार आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे एवं कार्य दिवस कितना होता है, पूरे साल में कितना होता है, 800 घंटे, और कितने दिन पढ़ाना होता है, 200 दिन पढ़ाना होता है, ठीक है। 200 दिन में 800 घंटे आपको पढ़ाना होगा। उसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर में होगा कि 200 दिन पढ़ाना है, जिसमें कितना होना चाहिए, 1000 घंटा होना चाहिए। अब देखेंगे आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं कर सकता, कौन से कक्षा तक निष्कासित नहीं कर सकते, कक्षा 1 से 8वीं तक निष्कासित नहीं करते, बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाते हैं, ठीक। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के केवल बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी क्या, इसका मतलब क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वही क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। स्कूल के विकास के लिए अनुदान एवं खर्च के उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है, स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखनी चाहिए, तो किसके अंतर्गत रखनी चाहिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखनी चाहिए, जी, ठीक है। तो इसे भी मोस्ट आईएमपी लगा लो, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, कि जो भी उत्कृष्ट प्रतिभावान बच्चा है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, समय से शिक्षा व्यवस्था में रखना चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार के अकॉर्डिंग क्या है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है, ठीक है, तो कितने वर्ष तक होता है, 18 वर्षों तक होता है, ठीक है। और जो सामान्य बालक है उनके लिए क्या है, 14 वर्ष तक होता है, ठीक। भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने में विश्व का कौन सा देश बना है, कौन सा स्थान विश्व का कौन सा देश बन गया है, 135वां देश बना है, ठीक है। आरटी 2009 के तहत प्राध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों का सरकार को व लागू करने के लिए अधिकार किसे होगा, केंद्र को होगा, केंद्र सरकार को होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में शिक्षा
भारत में शिक्षा की संबंधित प्रमुख समितियां एवं आयोगों का गठन देखेंगे। ठीक है, अब गठन देखते हैं कि कौन कौन से समिति बने शिक्षा के संबंधित, कौन से शिक्षा आयोग आए वो देखेंगे। शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर कई आयोगों का गठन किया गया। ठीक है, मगर जिस आयोग ने शिक्षा से जुड़ी मुद्दों पर समग्रता से विचार किया उसमें कौन कौन से हैं। 14 जुलाई 1964 में क्या बने, कोठारी कमीशन। ठीक है, 1962 से 64 तक क्या थे, कोठारी कमीशन का जिक्र किया जाता था। ठीक है, साल 1948 से 49 में बनी क्या है, राधा कृष्ण कमीशन है। ठीक है, कौन सा है, राधा कृष्ण कमीशन है। इसने क्या किया था, इसने केवल उच्च शिक्षा पर विचार किया था। ठीक है, वही मुदियाल कमीशन ने केवल माध्यमिक शिक्षा पर क्या किया था, विचार किया था। ठीक है, ये जो शिक्षा आयोग है, 3 शिक्षा आयोग है, मोस्ट टाइम पी है, कोठारी कमीशन और क्या है, राधा कृष्ण कमीशन और क्या है, मुदियाल कमीशन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो भारत में स्वतंत्रता के पूर्व क्या है, जो बनी समिति है, आयोग बनी है, शिक्षा आयोग बनी है। ठीक है, उसे देखेंगे। सबसे पहला क्या है, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद देखेंगे। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का गठन कब हुआ था, 1818 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, चार्ल्स वुड समिति देखेंगे। इस समिति का गठन कब हुआ था, 1824 में चार्ल्स वुड द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आयोग क्या है, हंटर शिक्षा आयोग है। हंटर शिक्षा आयोग, इसका गठन 1882 से 1883 में किया था। हंटर आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं का शिक्षा का विकास करना था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सैडलर आयोग देखेंगे। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था, 1902 में हुआ था। इस आयोग का रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट शिक्षा आयोग, नेक्स्ट समिति देखेंगे, हार्टोंग क्या है, हार्टोंग समिति है। ठीक है, इस समिति को साल 1929 में प्रतिपादित किया गया था। इसमें क्या है, जो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट समिति देखेंगे। नेक्स्ट शिक्षा समिति क्या है, सार्जेंट समिति। सार्जेंट समिति क्या है, इस समिति का गठन 1944 में किया गया था। इसमें 6 से 11 वर्ष 6 से 11 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, इसी अनुसार हम नेक्स्ट आयोग देखेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इस समिति का गठन कब हुआ था, 1848 से 49 में किया गया था। इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब क्या है, यूजीसी का स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मुदालियर शिक्षा आयोग है। ठीक है, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, 1952-53 में किया गया था। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इस समिति द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा पर ही विचार किया जाता है। ठीक, इसी अनुसार हम देखेंगे डॉक्टर डी.एस. कोठारी आयोग। डॉक्टर डी.एस. कोठारी आयोग देखेंगे। इस आयोग का गठन कब हुआ था, 1964 में किया गया था। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कंठस्थ रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया था। इसे 1992 में संशोधित किया गया था। ठीक है, इसे आचार्य राममूर्ति समिति 1990 भी कहा जाता है। इसमें एक सजग और क्या है, मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी अनुसार हम नेक्स्ट समिति देखते हैं, नेक्स्ट आयोग देखते हैं, एम.बी. हुड समिति देखेंगे। ठीक है, इस समिति का गठन कब हुआ था, 1989 में किया गया था। दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी राम रेड्डी समिति देखेंगे। जी राम रेड्डी समिति में क्या होता है, इसको साल 1992 में गठित किया गया था। इसे दूरस्थ शिक्षा केंद्र भी क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट शिक्षा आयोग देखते हैं, प्रोफेसर यशपाल समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था, 1992 में किया गया था। इस समिति में बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने की बात कही थी। ठीक है, बच्चों के बोझ को मुक्त शिक्षा की संकल्पना पर जोर दिया गया था। ठीक, किसमें, प्रोफेसर यशपाल समिति में। ठीक है,
रामलाल पारेख समिति में क्या हुआ था, इसको 1993 में गठित किया गया था। इस समिति का माध्यम से बीएड पत्राचार समिति शुरू किया गया था, की गई थी। बीएड को पत्राचार के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी अनुसार प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति को देखेंगे। इस समिति का गठन कब हुआ था, 1994 में हुआ था। इसमें क्या होता था, पत्राचार बीएड अवधि 14 माह तय की गई थी। कितने माह, 14 माह तय की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर आर टकवाले समिति देखेंगे। इस समिति का गठन 1995 में किया गया था। इस समिति का सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड शामिल है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसका गठन कब किया था, 2005 में किया गया था। इसमें ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना और प्रकरण स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है, ठीक है। इसी अनुसार हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट समिति देखेंगे जस्टिस JS वर्मा समिति देखेंगे, ठीक है। इस साल 2012 पर गठित किया गया। इस समिति का गठन शिक्षकों की क्षमता को समय समय पर जांच करने के लिए किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखते हैं 2017। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर क्या है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 समिति का गठन किया गया है, ठीक है। कितने समिति का गठन किया है, 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 में, ठीक है। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बुनियादी शिक्षा देखेंगे। बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी कहे थे कि मतलब जो शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, स्कूलों में शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके साथ क्या क्या होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि वो जब स्कूल से निकले तो अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य को बेहतर से बेहतर करें और जो रोजगार मुख हो, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा की योजना बोलते हैं इसे, बुनियादी शिक्षा योजना बोलते हैं, वर्धा योजना बोलते हैं, नई तालीम भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बुनियादी तालीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा के बारे में देखेंगे। जो बेसिक शिक्षा योजना वर्धा के प्रतिपादक महात्मा गांधी जी है। कौन है, महात्मा गांधी जी है। इन्होंने हरिजन में अनेक लेख लिखकर शिक्षा के खामियों को दर्शाया है एवं वर्धा में अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में शिक्षा के एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी, जिसे बुनियादी शिक्षा योजना या क्या कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह योजना निम्नलिखित थी, जैसे कि क्या है, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का माध्यम से मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है। जो शिक्षा दे रही है, शिक्षा व्यवस्था है, वो उनके मातृभाषा के अनुसार होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। जो चित्र अनुसार दिख रहा होगा, चरखा चलाते हुए बच्चे जो रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय के लिए व्यवसाय शिक्षा दे रही है, ठीक है। कृषि एवं हस्तशिल्प की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन ब्लैक के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक क्या होता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखेंगे, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं क्या है, चाक, डस्टर, पुस्तकें, खेल सामग्री, फर्नीचर आदि को देना है, ठीक है, आदि सुविधा को देना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में जरूरी है कि दो कमरे, शिक्षक और एक क्या है, एक बरामदा होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन का अर्थ क्या है, ऑपरेशन का अर्थ है युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर किसी कार्य को शीघ्रता से शीघ्र पूरा करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार हम देखेंगे क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक स्कूल में 2 शिक्षक अनिवार्य होना चाहिए और उनमें क्या होना चाहिए, एक महिला होना जरूरी होता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव पर किया गया था, ठीक है। जो
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो हुआ था, ठीक है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर शुरू हुआ था। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो उनके पाठ्यक्रम होते हैं क्या होना चाहिए, वो बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, उनके रुचि के अनुरूप होना चाहिए, ताकि वो बच्चा उनमें अच्छे से उसमें क्या है, अच्छे से उसे क्या कैसे ग्रहण कर सके, अच्छे से उसको अपने मन से कर सके। ठीक है, तो हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा देखेंगे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? जॉन डीवी है। ठीक है, जॉन डीवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों की रुचियों के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन देखते हैं। जब बच्चों में हम उसकी अभिवृत्ति, उनकी रुचियाँ जानते हैं, उनके इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उनका शिक्षा स्तर बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रगतिशील शिक्षा बोलते हैं। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि शिक्षा बच्चे के लिए। ठीक, वेरी एमपी है। ठीक है, क्या है? जो शिक्षा है बच्चे के लिए नहीं बनी है। ठीक है, शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि क्या है? बच्चे शिक्षक के लिए। प्रगति की शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तथा प्रगति से शिक्षा करके सीखने में, मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग में प्रबल देती है। प्रगति से शिक्षा एक संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन थे? जॉन डीवी के योगदान थी। ठीक है, जॉन डीवी ने शिक्षकों के त्रिध्रुवी प्रणाली क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस को बताया गया है। ठीक है, जॉन डीवी की ट्राइपोलर प्रोसेस देखेंगे। ट्राइपोलर प्रोसेस क्या होता है? जॉन डीवी ने शिक्षा के ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है, जिसमें क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस में सबसे पहला क्या है? शिक्षक है। ठीक है, सबसे पहला शिक्षक है, जो क्या होता है? स्वतंत्र चर होते हैं। स्वतंत्र चर होता है और क्या करता है वो? जो आश्रित चर होते हैं उनको क्या करता है? ज्ञान प्रभाव प्रदान करता है, उनको अनुभव प्रदान करता है, बहुत सारे क्या है? अनुभवों को संगठित करके उसे देता है। ठीक है, अब सेकंड क्या है? सेकंड प्रणाली क्या है? सेकंड प्रोसेस क्या है? बच्चा होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? आश्रित चर होते हैं, डिपेंड होते हैं। किस में डिपेंड होता है? एक शिक्षक में डिपेंड होता है। वो जो शिक्षक जो भी सिखाएगा उनके रुचि के अनुसार सिखाएगा, उनके अनुभव के अनुसार सिखाएगा बालक के, उनकी, तो क्या होगा? आश्रित चर होगा। ठीक है, बालक। उसके बाद तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब क्या है? करिकुलम। ठीक है, करिकुलम क्या है? ये मध्यस्थ चर होता है, ये शिक्षक और बालक के बीच के चर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि इनके अनुरूप और बाहरी वातावरण के अनुरूप क्या देते हैं? जो आश्रित चर को हो उसे प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का योगदान किसे दिया जाता है? जीजू भाई को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, जो अधिगम संबंधित विकार होती है, अधिगम संबंधित अक्षमता होती है, उसे देखेंगे। सबसे पहला क्या है? हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है क्या होता है? पढ़ने संबंधित कठिनाइयाँ होती, पढ़ने संबंधित विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, उसी अनुसार क्या है? डिसग्राफिया बोलते हैं। डिसग्राफिया मतलब क्या है? ग्राफ मतलब क्या है? लेखन संबंधित। ठीक है, ग्राफ मतलब क्या है? लेखन संबंधित। तो क्या होता है? लिखने संबंधित जो विकार होता है, लिखने संबंधित जो कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया बोलेंगे। ठीक है, उसी अनुसार क्या है? डिसकैलकुलिया है। क्या है? डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या है? कौन सा डिसेबिलिटी है? जो गणना संबंधित समस्या होती है, गणित के तर्कना करने में समस्या होती है, उनकी गणना करने में क्या होता है? दिक्कतें जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक, उसी अनुसार क्या है? डिस्मॉर्फिया मतलब मोर से आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्या है? डिस्मॉर्फिया मतलब क्या हुआ है? भ्रम की स्थिति होता है। कैसे भ्रम की स्थिति होगा? डिस्मॉर्फिया, जैसे मोर का शब्द है
तो मोर और शुतुरमुर्ग में क्या है, अंतर नहीं कर पाता, भ्रम की स्थिति होती है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्मोर्फिया बोलते हैं। ठीक, उसी अनुसार हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्फेजिया देखेंगे। ठीक है, डिस्फेजिया मतलब क्या है, फेज मतलब फंसना, मतलब क्या होता है, जो बोलने संबंधित विकार होते हैं, जैसे बोलने संबंधित अटकता है उसे क्या बोलते हैं, बोलने संबंधित विकार होगा, उसमें बोलने में कठिनाइयाँ जाएगी, उसे क्या होगा, डिस्फेजिया बोलेंगे। इसके बाद सेकंड है क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिस्प्रैक्सिया मतलब क्या है, डिस्प्रैक्सिया मतलब क्या है, जो मोटर स्किल शारीरिक कौशल संबंधित विकार है, जैसे कि क्या है, जैसे पेन को पकड़ने में दिक्कत होगी, और क्या है, जूते की लेस बांधने में दिक्कत होगा, इस टाइप का शारीरिक कौशल संबंधित विकार होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे। ठीक है, जो आप तारे ज़मीं पे जो देखे होंगे उसमें शारीरिक कौशल संबंधित विकार दिखाया गया है। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, डिस्थीमिया क्या होती है, तनाव से संबंधित समस्या होती है। ठीक है, उसी अनुसार हम देखेंगे ऑटिज्म मतलब क्या होता है, जैसे अपना दोस्त है, पेरेंट्स है, टीचर है, उनसे कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, कम्युनिकेशन संबंधित क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ADHD का मतलब क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, इनके व्यवहार में आक्रामकता, उत्तेजना, फिजूल खर्ची, अति सक्रियता, अयोग, चिड़चिड़ापन, संयम में कमी, शब्दों की कार्यों में लगातार पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तथा संज्ञानात्मक में अनुपस्थित दिमाग, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भूलने की बीमारी, ध्यान न देने की समस्या, कम ध्यान की अवधि होती है। ठीक है, इनकी मनोदशा होती है क्रोध, चिंता, उत्तेजना और क्या होता है, मिजाज होता है। और यहाँ आमतौर पर क्या होता है, आश्वास सीखने में की अक्षमता होती है। ठीक है, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकते, उसे क्या बोलेंगे, ADHD बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ये तो बाकी बताया। ठीक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी बताया हूँ वो क्या है, सीटेट में पूछते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार जो नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी देखेंगे वो भी पूछ देता है। ठीक है, जैसे टेट का एग्ज़ाम है, जैसे अभी CG टेट होने वाला है, 18 सितंबर को क्या होने वाला है, 18 सितंबर को CG टेट होने वाला है, उसमें पूछ भी सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक साथ संगठनात्मक पठन संबंधित क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, एक संगठित रूप में पढ़ते हैं तो क्या होता है, पठन संबंधित विकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, उसी अनुसार हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, जो डिसऑर्थोग्राफिया होते हैं। ठीक है, ग्राफिया होता है, उसमें क्या होता है, जो वर्तनी संबंधित विकार होती है, वर्तनी संबंधित क्या होता है, विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, डिसऑर्थोग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, उसी अनुसार हम क्या देखते हैं, ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर। ऑडिटरी किसके संबंधित होता है, सुनने के संबंधित। ठीक है, क्या है, हीरिंग के संबंधित, तो श्रवण संबंधित विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, उसी अनुसार हम देखेंगे विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर होता है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, जब आँख संबंधित होता है, दृश्य से संबंधित समस्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, उसी अनुसार हम देखेंगे सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जब इंद्रियों द्वारा, हमारे 5 इंद्रिय है, क्या है, नाक, कान, मुंह, स्किन, तो ये हमारी सेंसरी मोटर है। ठीक है, इनके संबंधित विकार होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, जैसे बच्चे को पढ़ा रहा है, शिक्षण की विधियाँ पढ़ा रहा है। ठीक है, तो टीचिंग मेथड देखेंगे, टीचिंग किस विधियों से पढ़ाया जाता है, किस टीचिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, मोस्ट MP है, अज्ञानात्मक विधि है, इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, नियम बताते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, गणित की क्लास में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बताया, रूल बताया, उदाहरण के तौर पे क्या बताया, रूल बताया, उसके बाद क्या करते हैं, वो जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे इंडक्टिव मेथड देखेंगे, अज्ञानात्मक विधि जनक प्रतिपादक कौन है, अरस्तु है। कौन है,
अंकनात्मक विधि के जनक कौन है? अरस्तु है। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों के अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। ठीक है, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। क्या है? छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने में बल देती है। डूइंग बाय क्या है? लर्निंग में बल देती है। अब मनोवैज्ञानिक की विधि कौन कौन सी है? कौन कौन से तर्क करते हैं? इस विधि में तर्क करते हुए क्या करते हैं? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, और क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। ठीक है, तथा मूर्त से क्या किसकी ओर जाती है? अमूर्त की ओर जाती है, तथा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे डिडक्टिव मेथड देखेंगे, निगमन विधि देखेंगे। निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु ही है। ठीक है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात क्या करते हैं? उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। ठीक है, इस विधि का एक क्या है? शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें क्या करते हैं? शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। ठीक है, ये निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। जैसे कि क्या है? जैसे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात अज्ञात से क्या है? ज्ञात की ओर, नियम से क्या है? उदाहरण की ओर चलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट विधि देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण का विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल करने में स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। ठीक है, यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकें। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशीलता रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करने के लिए सीखता है। ठीक है, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। अब एक साथ सहयोगात्मक अध्ययन करेगा, अधिगम करेगा, तो क्या होगा? उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड देखेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इस विधि का में क्या होता है? बालक को बिना व्याकरण एवं नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है, ठीक है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए हुए अन्य भाषा को सिखाई जाती है। ये मोस्ट IMP पॉइंट है। ठीक है, जो बालक के मातृभाषा होती है वो उसे बिना मध्यस्थ बनाए उन्हें भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, इस अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या है? आपको USA में छोड़ दे, इंग्लैंड में छोड़ दे, ठीक है, तो क्या होगा? आपको स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप उसमें 6 महीना, 1 साल, 2 साल रहोगे तो आप क्या है? इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ? डायरेक्ट मेथड हुआ। डायरेक्ट आप इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो मैं इंग्लैंड वाला उदाहरण दिया आपको, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है तथा प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी होता है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एनालिसिस मेथड देखेंगे। एनालिसिस मेथड में क्या होता है? इस विधि के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है और समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ठीक है, इस विधि में उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे संश्लेषण विधि देखेंगे, सिंथेसिस मेथड देखेंगे। ठीक है, इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एनालिसिस मेथड भी बताया और सिंथेसिस मेथड भी बताया। ठीक, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही क्या करते हैं? संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, जैसे सूखी घास से सूखी घास, ठीक है, क्या है? सूखी घास होती है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है तथा क्या है? प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि
तिनका क्या है, सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में क्या है, तिनका घास से बाहर नहीं निकाला जाता है, स्वयं बाहर नहीं निकाला जाता। ठीक है, सूखी घास है, ठीक है, क्या है, सूखी घास, सूखी घास है, ठीक है, सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु क्या है, विश्लेषण विधि में क्या है, इसमें स्वयं तिनका घास से बाहर निकाला नहीं जा सकता। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिमुलेशन मेथड देखेंगे, अनुकरण मेथड देखेंगे। ठीक है, जैसे अनुकरण विधि क्या होता है, जैसे कॉपी करना होता है। ठीक है, इस विधि में बालक का अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक के अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है कि फिर बच्चा उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है, लेक्चरर मेथड देखेंगे, व्याख्यान मेथड देखेंगे। व्याख्यान विधि क्या है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय एवं व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है तथा इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। ठीक है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर क्या है, मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है तथा सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, मोंटेसरी मेथड। क्या है, मारिया मोंटेसरी मेथड। ठीक है, मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक थी तथा इसकी ये शिक्षा शास्त्री भी थे। ठीक है, कौन थे, शिक्षा शास्त्री भी थे, जिनके नाम से शिक्षक की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इस पद्धति में 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उसकी शिक्षा हेतु किया गया है जी। ठीक है, जो कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि वाले बालकों के लिए शिक्षा का उपयोग में लाई गई है। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो बच्चों की शिक्षा की मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालकों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, डाल्टन लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे, डाल्टन लॉ देखेंगे। डाल्टन पद्धति के जनक और कौन है, प्रतिपादक कौन थे, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, को माना जाता है। इस विधि का निर्माण कक्षा के शिक्षण के दोषों को दूर करना था। ठीक है, इसलिए किया गया था। इसका जो प्रतिपादन किया गया था, इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों की कुछ निर्धारित असाइनमेंट तथा इसके रूप में दिए जाते थे, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर क्या करना होता था, करके देना होता था। ठीक है, इसके द्वारा कार्य करने के में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड देखेंगे, भाषा संघर्ष विधि देखेंगे। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तथा इस विधि की रचनाओं के माध्यम में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है तथा प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता एवं शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण की ज्ञान दिया जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, समाजीकरण देखेंगे, सोशियोलाइजेशन देखेंगे कि सोशियोलाइजेशन क्या होता है। समाजीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, जो मानव समाज है, जो मानव समाज में चलती है, समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया देखेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, पालन पोषण। बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बच्चे में पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता तो बच्चा समाज के साथ संयोजन करने में कठिनाई महसूस करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सहयोग देखेंगे। बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज की हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ
अन्य व्यक्तियों के सहयोग पाता है, वैसे वैसे दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अनुकरण। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अनुकरण। ठीक है, अनुकरण से क्या करता है, दूसरों को कॉपी करके। अनुकरण का अर्थ ही होता है नकल करना, होता है नकल करके सीखना। जब बच्चों की बातों को बच्चा क्या करता है, बड़े के बातों को, टीचर की बातों को अनुकरण करके सीखेगा और उसे अपने अनुभव से सीखेगा, तो क्या होगा, समाज में एक अच्छा हिस्सा बन पाएगा। ठीक है, तथा क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पुरस्कार एवं दंड कर, रिवार्ड एवं पनिशमेंट के लिए। जब बालक समाज में आदर्शों को मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनके टाइप्स देखते हैं, समाजीकरण के प्रकार देखते हैं। ठीक है, समाजीकरण इकाइयों के कितने प्रकार हैं। बच्चे के समाजीकरण मुख्यतः दो तरह के एजेंसियों में काम करती है। कौन कौन सी एजेंसियों में काम करती है, सक्रिय एजेंसी है और क्या है, सक्रिय एजेंसी है और क्या है, निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, तो एक्टिव एजेंसी देखेंगे, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। सीधा सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, स्वास्थ्य है, क्लब है, स्कूल है। ठीक है, तो क्या होता है, वो सीधे सीधे बच्चों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, क्योंकि वो उनसे ही जुड़े रहते हैं। इसी अनुसार क्या है, पैसिव एजेंसी। पैसिव एजेंसी में क्या होता है, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। ये उदाहरण के लिए जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। ठीक है, इसमें कभी कभार जाता है, वो सीधा सीधा प्रभाव नहीं डालता। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे समाजीकरण की इकाइयाँ देखेंगे। समाजीकरण की कौन कौन सी इकाइयाँ है। सबसे पहला क्या है, परिवार समाजीकरण का आरंभ से होता है। ठीक है, यह समाजीकरण की क्या है, पहली इकाई है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी एमपी है। क्या है, परिवार क्या है, समाजीकरण की पहली इकाई होती है। तथा विद्यालय क्या होती है, सेकेंड इकाई होती है। ठीक है, विद्यालय में बच्चा स्नेह सहयोग करते हुए निष्ठा दूसरे के साथ समायोजन करना सिखाता है। ठीक, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा इकाई क्या है, अध्यापक। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण अधिक विकसित हो जाते हैं। ठीक है, उसी अनुसार खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। ठीक है, एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं तथा जिनको अनुशासन में रहना पड़ता है, हारने के बाद भी उनको भी अपने संयोगों पर नियंत्रण करना पड़ता है। ठीक है, और विजय टीम को बधाई देनी पड़ती है। ठीक, इसके बाद